चलिए, अब वक्त हो गया है आज के हमारे खास मेहमान से आपको रूबरू कराने का, और हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं अजय बग्गा जी, चेयरमैन एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के। और ये तो इनकी छोटी डेजिग्नेशन है, और वाकई देखा जाए तो शेयर बाज़ार के बड़े जानकार, और जानकार क्या मतलब एक तरीके से महारथी हैं अजय जी। चाहे वो भारतीय बाज़ार हो, अमेरिकी बाज़ार हो, दुनिया भर के बाज़ारों पर बहुत पैनी निगाह रखती हैं। सर, पहले तो 9 वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और मनी 9 के मंच पे आप पहली बार आए हैं। हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है आगे भी आप मनी 9 के साथ थोड़ा कभी कभी अपना समय देते रहेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनके ऊपर भी ज्ञान की आपकी जो वर्षा है वो थोड़ी बहुत पड़ती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी मुझे बुलाने के लिए, और आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। सर, अब आप बाज़ार पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि अब हमने देखा बाज़ार में काफ़ी तेज़ी के साथ जो है हम रिकॉर्ड हाई बनते हुए दिखाई दिए हैं। क्या आप ये मान के चलें कि 2024 में इस तरह की रैली संभव हो पाएगी, जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां देखने को मिल रही हैं उसको देखते हुए, या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है? वैल्यूएशन को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो जनवरी महीने में और ख़ास तौर से अगर हम पूरे साल की बात करें 2024 में कैसी लग रही है दिशा आपको? जी विपुल जी, देखें तो क्रिसमस इस बारी 3 दिसंबर और 13 दिसंबर को ही आ गया था भारत में, और मार्केट बहुत तेजी से दौड़ा नवंबर दिसंबर में, और स्पेशली दिसंबर में 8% भारतीय मार्केट ऊपर दौड़ गए, 10% अमेरिकन मार्केट दौड़ गए। तो इस तरह की जब रैली होती है फिर कंसोलिडेशन का फेज आ जाता है, थोड़ा साइडवेज हो जाता है, मार्केट पचाने लग जाता है। तो ये अब न्यू ईयर्स का हैंगओवर हो रहा है, बट पहले हफ्ते को हम अहमियत नहीं देते साल के, क्योंकि बहुत सारे फंड मैनेजर अभी भी छुट्टी पे होते हैं। 5 जनवरी 10 जनवरी तक लौटते हैं लोग ज्यादातर, तो मार्केट का पूरा इम्पैक्ट हमें अगले हफ्ते से देखेगा। अब 3 मुद्दे बहुत अहम है जिन पे आपने जिक्र भी किया अभी अपने ओपनिंग कमेंट्स में। एक है कि इस साल इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया में थोड़ी सी मध्यम होगी, तो थोड़ा नीचे जाने की गुंजाइश है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, बट बाकी दुनिया में थोड़ा फेरबदल आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी नीचे जाती है। दूसरा, हम आ रहे हैं कि ऐसे साल से जहां स्टॉक्स और बॉन्ड दोनों ही मार्केट बहुत अच्छा चले, फिक्स्ड इनकम मार्केट भी और इक्विटी मार्केट ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 2023 में। तो ऐसे माहौल के बाद एक मार्केट अंडर परफॉर्म जरूर करेगा, तो वो अब देखना है कि डेट होता है कि इक्विटी होता है। तीसरी अहम बात है कि जहां रेट बढ़ाए गए 2022 और 23 में, वहां रेट कट्स की उम्मीद बहुत स्ट्रांग है, और इन्फ्लेशन ऑलरेडी नीचे आई है, यहां से और नीचे जाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो रेट कट्स पे सबसे ज्यादा दारोमदार रहेगा। और आखिरी बात है पॉलिटिक्स। इस साल 70 से ज्यादा देशों में इलेक्शंस होने वाले हैं, लगभग 400 करोड़ की आबादी को ये इलेक्शन छुएंगे, तो पॉलिटिक्स बहुत सेंटर ऑफ प्लेट रहेगा इस साल विपुल जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और चूंकि आप अभी ब्याज दर का जिक्र कर रहे थे तो अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। अमेरिका से सर इस तरह के संकेत तो मिले हैं पहली बार कि ब्याज दरें घट सकती हैं। क्या वाकई में आपको लग रहा है जो सिचुएशन है उसमें 2024 में यूएस में या फिर भारत की बात करें, क्या ब्याज दरें घटने का सिलसिला एक बार से शुरू हो सकता है 2024 से, ये उम्मीद करें? जी बिल्कुल, और तभी मार्केट दौड़े क्योंकि 13 दिसंबर को जब अमेरिका के आरबीआई, उनका जो फेडरल रिजर्व कहते हैं जिसको, उनकी बैठक हुई, उसमें उन्होंने कहा कि 3 बारी रेट कट हमें उम्मीद है 2024 के लिए। बट मार्केट ने क्या फैक्टर इन कर लिया कि मार्च से ही रेट कट शुरू हो जाएंगे, और 6 बारी रेट कट हो जाएंगे 1.5% के अमेरिका में। और उसके चलते हमने देखा स्टॉक मार्केट्स में बहुत बुलंदी आई, यहां तक कि फिक्स्ड इनकम मार्केट ने भी 5% रिटर्न दे दिए सालाना तौर पे सिर्फ दिसंबर में ही, क्योंकि बहुत तेजी से उनके इंटरेस्ट रेट्स गिरे। इस सद्भावना से कि शायद रेट्स कट मार्च से ही शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि थोड़ा मार्केट्स फिर से अंकलन लगा रहे हैं कि मार्च कितना संभावना है मार्च में ये हो जाने की, और लग रहा है कि मार्च में शायद रेट कट ना हो। 2/3 प्रोबेबिलिटी है, लगभग 65 से 75% की प्रोबेबिलिटी है रेट कट की, जहां पहले 90% था।
तो शायद ये हो कि जून से रेट कट आए और फिर 3 या 4 बारी आए, बट मार्केट 6 रेट कट पे बैठे हैं। यही इशू है जो जनवरी के फर्स्ट वीक में मार्केट्स गिरे हैं। भारत में हम फॉलोअर होंगे, तो आरबीआई जल्दी में नहीं होगा। आरबीआई देखेगा कि ग्लोबल क्यूज कैसे आ रहे हैं। एक बारी फेड और यूरोपियन बैंक काटेंगे, तब आप सोच सकते हैं जून जुलाई तक आरबीआई भी रेट कट में अग्रसर हो जाएगा। आरबीआई ने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है इन्फ्लेशन को, बट हमारा इन्फ्लेशन डेवलप्ड मार्केट से कहीं ज्यादा है। तो जहां 5-5.5% पे है, वो 2.5-3% पे आ गए हैं। तो आरबीआई पहले देखेगा और फिर रेट कट करने की मुहिम छेड़ेंगे। तो मुझे लगता है 1 महीने बाद अमेरिका के हमारे यहाँ भी रेट कट आएंगे। चलिए, तो भारत फॉलो करेगा और जो है अगर अमेरिका में ब्याज दरें जब घटेंगी उसके 1-1.5 महीने बाद हमारे यहाँ रेट कट की उम्मीद लगाई जा सकती है। ऐसा मानना है जी का। सर, अगले सवाल पे जाएं उससे पहले एक जो चिंता की बात जो कि इन्फ्लेशन को लेकर के आप अभी बात कर रहे थे, सर क्रूड कितना बड़ा मतलब कि पूरे गेम को बिगाड़ने वाला हो सकता है। और हमने देखा कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी, पहले रशिया यूक्रेन, फिर अभी इजराइल हमास, और पता नहीं आगे क्या हो रहा है क्योंकि रेड सी में लगातार एक तनाव बना हुआ है लगातार, और कब सिचुएशन ख़राब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रूड को लेकर के क्या कंसर्न है? क्या क्रूड मूड ख़राब कर सकता है क्या? कर सकता है। अब उसके पहलू देखने हैं हमें कि हम कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ऑयल प्राइस, मतलब ऑयल प्राइस बढ़ने का जो इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे आता है वो पिछले 10 सालों में कम हुआ है। दूसरी बात है, भारत के पास और विकल्प है। रशिया से हम क्रूड ला रहे हैं, बाकी अफ्रीकन नेशन से बातचीत चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि रेड सी पे ही बहुत हमारा डिपेंडेंस रहेगा। बट विपुल जी, बात तो है कि रेड सी से 12% दुनिया का ट्रेड व्यापार जाता है, वहां से स्विस कैनाल छू के यूरोप की तरफ निकलता है। तो एशियाई देशों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है अगर रेड सी में शिपिंग पे स्थायी तौर पे अगर रुकावट आती है। वो मेरे ख्याल से आने नहीं देंगे अमेरिका और कोalition के पार्टनर्स, बट उसको झेल पाना मुश्किल है क्योंकि आजकल की जंग बदल गई है। आजकल आपको एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए एक मोटिवेटेड आदमी कंधे पे रख के जो रॉकेट फायर कर सके या ड्रोन चला सके। और वो ड्रोन ऐसे हैं, आप देखिए ड्रोन्स के जरिए से यूक्रेन ने रशिया के 2 बहुत बड़े वॉरशिप, एक तो उनके कैपिटल सिटी पे नाम था मॉस्कोवा, तो रशियन शिप मॉस्कोवा को ढेर कर दिया क्रीमिया के बंदरगाह में। तो यूक्रेन ने छोटे छोटे ड्रोन्स में असला बारूद लगा के 2 बड़े शिप्स को तहस नहस किया। तो ये रेड सी का खतरा काफी बड़ा है क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है और उस टेक्नोलॉजी से निजात पाना इतना आसान नहीं है। एंटी ड्रोन और वो सब लगाने में टाइम लगता है और क्षति तो एकदम से हो जाती है। ऑयल टैंकर अगर एक भी जल गया तो पूरा वो खाड़ी को तहस नहस कर देता है। तो ये इश्यूज जरूर हैं, बट तेल में क्या है कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। कल भी जो यूएस के आंकड़े आए, उनका इन्वेंट्री बढ़ रहा है, यूएस का उत्पादन भी बढ़ा है, इन्वेंट्री भी बढ़ा है। तो तेल गिरना चाहिए था। तेल क्यों उठा? रेड सी के कारण, और दूसरा लिबिया में जो उनकी शरारा है और एल फील्ड, जो 2 बड़ी ऑयल फील्ड्स हैं, वहां पे प्रोटेस्टर्स ने रोक लगा दी उत्पादन पे। तो 3 लाख बैरल प्रतिदिन दुनिया से कम हो गए। उसके कारण थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है, बट ओवरऑल आप देखें तो स्लो डाउन है इकोनॉमी। इसके चलते तेल की कीमतें इतनी तेजी से नहीं बढ़नी चाहिए। बट जैसे आपने कहा, अगर जियोपॉलिटिक्स आता है, अगर कुछ इस तरह का खतरा आता है, तो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट जरूर आ जाता है। तो ये बड़ा खतरा हो सकता है, ना हो ये हम सबके लिए अच्छा है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं कुछ कहा नहीं जा सकता कब कोई नई जंग शुरू हो जाती है। अगला सवाल सर है आईटी को लेकर के। आईटी में 2023 में लोगों ने काफ़ी आंसू बहाए, बहुत सारे जो हमारे लाइव शोज़ होते हैं उसमें लोगों ने काफ़ी जो है अपने सवाल भेजे, कब चलेंगे कब चलेंगे। क्या ये मान के चलें कि अब वक्त आ गया है आईटी शेयरों का, और ख़ास तौर से अमेरिका से जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं और थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि अब छटनी की जो प्रक्रिया थी वो सब प्रक्रियाएँ अब आईटी कंपनियों की तरफ से बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं, आईटी से अब क्या उम्मीद करें सर?
कि अब ऑर्डर बुक्स का क्या हाल आता है वो बहुत जरूरी रहेगा। तो मुझे लगता है 6 महीने दूर हैं अभी हम रिकवरी से। मार्केट्स थोड़े से बढ़े, बट उसके बाद फिर से हौसला खो गए आईटी की तरफ। मैं कहूंगा 6 महीने रुक जाइए, क्लैरिटी नहीं है अभी भी। और इस बारी के जो नतीजे आएंगे अगले हफ्ते से शायद मायूस कर सकते हैं ऑर्डर बुक्स पे, क्योंकि जब स्लो डाउन है तो लोग क्या करते हैं, नया आईटी का इनिशिएटिव नहीं करते। तो जो पुराने ऑर्डर चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे। और दूसरी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो क्षति हुई है नौकरियों पे और बिलिंग आवर्स पे, वो कैसे समाधान उसका निकल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या नए करार हो रहे हैं, नए ऑर्डर मिल रहे हैं, वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। तो मैं कहूंगा एंट्री के लिए आप 3 से 6 महीने अभी रुक सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि बड़ी तेजी से आईटी भागेगा। ये 3-4 महीने कंसोलिडेशन के रह सकते हैं। तो अगले 3-4 महीने के लिए अभी और जो है इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप आईटी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल सकता है। जिनके पास हैं वो, अगर उनके लंबी अवधि का नज़रिया है तो वो बने रह सकते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल के नज़रिए के साथ। अगला प्रश्न सर, एक सेक्टर जिसने आउट परफॉर्म किया और क्या रफ्तार देखने को मिली है वो है रेलवे शेयर। रेलवे शेयरों में काफ़ी ज़्यादा रैली आ गई, शेयर जो है डबल हो गए, 5-6 महीने में शेयर डबल होते हुए दिखाई दिए हैं। उसमें हम आरबीएनएल की बात कर लें, उसमें आईआरएफसी की बात कर लें, बस नाम में रेल होना चाहिए, रेलटेल का नाम ले लें। आईआरसीटीसी थोड़ा देर से चला, लेकिन अब थोड़ी सी रफ्तार वहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। और ख़ासतौर से जिस तरीके से 22 तारीख के इवेंट को लेकर के एक पूरे देश में हलचल मची हुई है अयोध्या को लेकर के, तो वहाँ पर उसके चलते भी हम देख रहे हैं मोमेंटम वहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि क्या प्रॉफिट कहाँ बुक करें, अभी इतना भाग गया है, मुझसे मिस हो गया, क्या अभी भी एंट्री कर सकते हैं? एक 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 तर्क तो ये कहता है कि अभी भारत में रेलवे के में बहुत काम होना बाकी है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो क्या अभी बने रहें? बुलेट ट्रेन को लेकर के उम्मीद की जा रही है अगले 2-3 साल में शायद जो है कुछ चीज़ें ज़मीन पर दिखती हुई दिखाई देंगी। आपकी राय क्या रहेगी सर रेलवे सेक्टर पर? नहीं, बने रहिए। जो निवेशित हैं वो तो बिल्कुल बने रहिए। और 3 से 10 साल का तो बिल्कुल यहाँ पे सामने दिख रहा है कि रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और बहुत काम हमें करना है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए। तो ये तो बढ़ेंगे, सब कंपनियां अच्छा करेंगी और सहूलियतें दी जाएंगी कंज्यूमर्स को, और इन कंपनियों का स्केल बढ़ेगा। तो बने रहिए। बट नया निवेश मैं बोलूंगा रुक जाइए। प्राइस टू परफेक्शन हो गया। अब क्या होगा, फरवरी का जो बजट रहेगा वो अंतरिम बजट जैसा होगा, लगभग एक वोट ऑन अकाउंट जैसा होगा। और सरकार अपनी मंशा बताएगी, भाई हम चुन के वापस अगर आ गए मई में तो जून में हम ये सब लागू करेंगे। तो थोड़ा सा एक ठहराव आने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। और ये होगा कि जून ऑनवर्ड्स फिर नया पैसा रिलीज होगा और नए ऑर्डर रिलीज होंगे, एक रैली आएगी। तो आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक है कि प्राइस टू परफेक्शन है, कि सब कुछ पॉजिटिव रेलवे स्टॉक्स में आ गया है और सस्ते नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं कि थोड़ा नीचे आ जाए। दूसरा, आपने अगर 100 रुपया लगाना है तो आप 20-20 रुपया करके मई तक आप पैसा लगाइए। तब तक वो इलेक्शंस का अनसर्टेनिटी भी निकल जाएगा। और जून में जब नया बजट आता है, हमें उम्मीद है कि दमदार कैपेक्स और रेलवे के ऊपर भी काफी खर्चा करके वो बजट आएगा। और उसके एंटिसिपेशन में ये स्टॉक अप्रैल मई से चलना शुरू हो जाएंगे। तो दो तरीके हैं, एक तो या तो होल्ड कर लीजिए और अप्रैल मई में शुरू करिए, या 20% 100 में से 20-20 रुपए लगाइए अगले 5 महीने में, ताकि एक एसआईपी जैसे आपकी एंट्री प्राइस थोड़ी। तो अगर कोई करेक्शन आता है फरवरी के बाद, क्योंकि इस बजट में हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हो, लोग समझेंगे नहीं कि ये चुनावी साल का बजट है, तो इसमें ज्यादा घोषणाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ नहीं होंगी, वेलफेयर की तरफ होंगी। तो वेलफेयर स्कीम्स में ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो। जो नॉर्मल पीएसयू या रेलवे या डिफेंस के स्टॉक भागते हैं बजट से पहले, शायद वो रुझान इस बारी ना दिखे। और तो उसको काउंटर करने के लिए 5 महीने 6 महीने में पैसा लगा लीजिए, वो भी एक अच्छा तरीका है। बट 10 साल 20 साल के नजरिए से बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे आपको इस सेक्टर में, और बहुत ग्रोथ है।
ग्रोथ है, बट प्राइसिंग परफेक्ट है, तो वैल्यूएशन हाई हो चुके हैं, तो काफी कुछ आगे की ग्रोथ जो अभी की प्राइस है उसमें है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे पैसा लगाइए, जल्दबाजी नहीं है।